हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। और इस थ्योरी को दिया है हेनरी फ्योल ने, राइट। और आज हम उनके प्रबंधन के जो 14 सिद्धांत हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी फ्योल थे कौन, उनका एक परिचय जो है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखेंगे कि जो हेनरी फ्योल हैं वो एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे, राइट। और एक वो अग्रणी उद्योगपति होने के साथ साथ वो बहुत ही सफल प्रबंधक का काम भी उन्होंने किया, राइट। उन्होंने अपना जो करियर है अगर आप देखेंगे तो एक खनन कंपनी में बतौर इंजीनियर उन्होंने शुरू किया और इसके बाद वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक भी पहुंच गए, राइट। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंधन का सिद्धांत दिया है उसके बारे में खुद हेनरी फ्योल क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रबंधन के सिद्धांत पूर्ण रूप से लचीले तथा प्रत्येक परिस्थिति में लागू करने योग्य होने चाहिए। हेनरी फ्योल ने बिल्कुल क्लियर कट तरीके से ये कहा कि प्रबंधन के क्षेत्र में हमको कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता है, लेकिन ये सिद्धांत कैसे होने चाहिए। प्रबंधन के क्षेत्र में आप जिन सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं वो सिद्धांत लचीले होने चाहिए और प्रत्येक परिस्थिति में लागू करने के योग्य होने चाहिए, राइट। आप देखेंगे तो प्रबंधन के क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वानों ने सिद्धांतों का निर्माण किया, लेकिन हेनरी फ्योल को आधुनिक सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है प्रबंधन के क्षेत्र में, राइट। क्योंकि सबसे पहले हेनरी फ्योल ही थे जिन्होंने प्रबंध प्रबंध के क्षेत्र में सिद्धांतों की आवश्यकता को अनुभव किया था और उन्होंने 11 सिद्धांत प्रतिपादित किए। 1916 में उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना आती है जिसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, राइट। तो ये हेनरी फ्योल का एक सामान्य परिचय है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल ने किन 14 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो हेनरी फ्योल ने जिन 14 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो आपके सामने है, जिसमें कार्य विभाजन का सिद्धांत आप ले सकते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन, डिसिप्लिन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामान्य हितों के सामने व्यक्तिगत हितों को महत्व न देना, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, केंद्रीयकरण व्यवस्था, समानता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, पहल, सहयोग की भावना, ये सब हेनरी फ्योल ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत इन मूल्यों को रखा, जिसकी हम चर्चा आगे एक एक सिद्धांत उठाकर करेंगे। तो हेनरी फ्योल का जो पहला सिद्धांत था बच्चों वो था कार्य विभाजन का सिद्धांत यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल यहाँ पर कहते हैं सबसे पहली चीज वो कार्य विशेषता पर ध्यान देते हैं। ये कार्य विशेषता का सिद्धांत है, राइट। ये सिद्धांत इस समझ पर आधारित है कि हर व्यक्ति हर कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है। एक व्यक्ति किसी खास कार्य को करने में सक्षम हो सकता है, उसको करने में वो अच्छा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम को करने में अच्छा हो, सक्षम हो, राइट। हम कर तो चाहे तो हम कोई व्यक्ति चाहे तो हर काम को थोड़ा थोड़ा कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी उस काम में मास्टरी हो, राइट। तो हर व्यक्ति की अपनी विशेषज्ञता होती है। फ्योल कहते हैं कि हर व्यक्ति की विशेषज्ञता को पहचाना जाना चाहिए। एक व्यक्ति को अगर आप वो कहते हैं कि बहुत सारे काम दे देंगे तो वो किसी भी काम को परफेक्शन के साथ नहीं कर पाएगा। यानी कि हर व्यक्ति को अगर आप हेनरी फ्योल के सिद्धांत को देखेंगे तो हेनरी फ्योल क्या कहना चाहते हैं। हेनरी फ्योल ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की भीतर की विशेषज्ञता को पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य देना चाहिए। यह जरूरी है कि कार्य का विभाजन कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाए।
वो बहुत स्पष्ट तौर से ये बात कहते हैं कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए योग्य हो उसको वहाँ पर नियुक्त करना चाहिए, ताकि जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उसको हम अधिक तेज़ी से या जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। राइट। हेनरी फ्योल के अनुसार विशेषज्ञता कार्यबल की दक्षता को बढ़ा देती है और उत्पादकता को बढ़ा देती है। यदि आप किसी काम को किसी विशेषज्ञ से करवाएंगे, अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उसे हार्ट सर्जन को दिखाएंगे तो वो ज़्यादा दक्षता से मरीज का इलाज कर पाएगा बरक्स की आप उसे किसी जनरल फिजिशियन को दिखाएंगे। राइट। तो जो व्यक्ति जिस काम को करने में विशेषज्ञ है, जिस काम में उसको मास्टरी हासिल है, अगर आप उससे कराएंगे तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। तो हेनरी फ्योल का जो चौथा सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत है वो कार्य विभाजन का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत अगर आप बच्चों यहाँ देखेंगे तो है प्राधिकार और उत्तरदायित्व। राइट। यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है कि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, अधिकार और जिम्मेदारी। मैं आप लोगों को ये पॉइंट समझाऊं उससे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि अधिकार अगर किसी व्यक्ति को दिए जाएं, लेकिन उन अधिकारों के साथ उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी फिक्स ना की जाए, तो सबसे बड़ा संकट क्या पैदा हो सकता है कि वो व्यक्ति तानाशाह हो सकता है, वो मन मर्जी से काम करने वाला हो सकता है। और जब भी इस तरीके से अधिकारों का दुरुपयोग होता है, राइट, तो क्या समस्या सामने आती है, उत्पादकता तो घटती ही है, अराजकता भी बढ़ जाती है। तो प्राधिकार और उत्तरदायित्व यानी कि अथॉरिटी, किसी काम को करवा सकने की शक्ति को हम अथॉरिटी कहते हैं। राइट। तो अथॉरिटी के साथ वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। फ्योल के अनुसार प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो है वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। प्राधिकार के अभाव में कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। मान लिया आपने किसी व्यक्ति को किसी संगठन के अंदर कोई जिम्मेदारी दी, लेकिन उसके साथ आपने उस व्यक्ति को वो जरूरी अधिकार अथवा शक्ति नहीं दी जिसके माध्यम से या जिसका प्रयोग करके वह उस उत्तरदायित्व को निभा सके, तो वो व्यक्ति उस काम को कभी नहीं कर पाएगा। राइट। तो वो आगे क्या कहते हैं कि ये आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए उन्हें जरूरी अधिकार भी दिए जाएं। यानी कि आप जिन व्यक्तियों को, सपोज आपने किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी कि आप बाजार जाइए और सब्जी लेकर आइए, राइट, तो आपको उसे सामान की लिस्ट के साथ साथ आपको पैसे भी देने पड़ेंगे ताकि वो बाजार जाकर उस जरूरी काम को करके वापस आ सके। राइट। आपने किसी को जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं दी उसको, वो करने की आपने शक्ति नहीं दी या अधिकार नहीं दिए जिससे वो उस काम को कर सके, तो वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पाएगा। तो हेनरी फ्योल यहाँ पर कहते हैं कि अधिकार और उत्तरदायित्व जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया जाए तो उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकार भी आप उसको दीजिए। राइट। हेनरी फ्योल आगे कहते हैं कि प्रबंधकों के पास आदेश देने की शक्ति अथवा अधिकार होना चाहिए। आप जिससे मैनेजमेंट करवा रहे हैं उसको आपको अधिकार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्योल प्रबंधकों की भी जिम्मेदारी को की तरफ ध्यान देते हैं कि प्रबंधकों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो अधिकार उनको दिए गए हैं उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। यानी कि प्रबंधकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका मिसयूज़ करने का राइट नहीं है। राइट। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। प्रबंधकों को या मैनेजर्स को या मैनेजमेंट यूनिट को जो अधिकार दिए जाते हैं उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो जुड़ी होती हैं। राइट।
प्रबंधकों को जब अपने अधिकार और उत्तरदायित्व पता होंगे तो वो अपने कार्य का निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हेनरी फ्योल का दूसरा सिद्धांत है, राइट। अब हम आगे चलते हैं हेनरी फ्योल के तीसरे सिद्धांत की तरफ, जो कि है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। इस चीज़ से आप सब लोग परिचित होंगे। आप ने हमेशा बचपन से लेकर और अभी तक ये सुना होगा कि अगर आप अनुशासन में रहेंगे तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हेनरी फ्योल ने भी प्रबंधन के जो 14 सिद्धांत दिए उसमें अनुशासन को भी उन्होंने शामिल किया। हेनरी फ्योल कहते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को निश्चित नियमों तथा आदेशों का पालन करना पड़ता है। अनुशासन का क्या मतलब है कि आपने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं, आपको उन नियम कायदे कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा, राइट। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो मैनेजमेंट आपको जो आदेश देता है, राइट, और मैनेजमेंट क्या याद रखकर आदेश देगा कि उनको सर्टेन गोल्स को अचीव करना है, तो आपको मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन भी करना है और इसी स्थिति को अनुशासित कार्य की संज्ञा दी जाती है, राइट। आप इमेजिन करके देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी उसका किसी भी नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रहा है, ना ही वो जो हायर अथॉरिटी है या मैनेजमेंट कमेटी है या मैनेजमेंट यूनिट है उसके आदेशों का भी पालन नहीं कर रहा है, तो आप कल्पना करके देख लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर हेनरी फ्योल कहते हैं कि किसी भी संस्थान में अनुशासन उसके प्रबंधन के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। एक अच्छे अनुशासन हेतु एक सफल नेतृत्व की आवश्यकता है। देखिए, जो लीडरशिप होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लीडर का व्यक्तित्व जो है वो अनुशासित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, उसमें चारित्रिक दोष हैं, तो वो कभी भी अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को अनुशासित नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर नेतृत्व जो है वो कुशल है तो वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों के भीतर अनुशासन को पैदा कर लेगा, राइट। यहाँ पर हेनरी फ्योल का जो तीसरा पॉइंट है इस सिद्धांत का वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि किसी भी संगठन में अगर आपको अनुशासन स्थापित करना है तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ वो क्या कहते हैं, आपको सभी स्तर पर अच्छे और सुनियोजित पर्यवेक्षक चाहिए, राइट। यानी कि प्रशासन जो मैनेजमेंट होता है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें कई स्टेजेस अलग अलग होते हैं, तो हर जगह पर चीज़ों को का निरीक्षण करने के लिए पर्यवेक्षक मौजूद होने चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि जो समझौते हैं या नियम हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और तीसरा वो कहते हैं दंड विधान जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो उसको दंड जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन साथ में वो क्या कहते हैं, दंड विधान को आपको मनमाने तरीके से लागू नहीं करना है, बल्कि विवेक के साथ लागू करना है। उसमें विवेक का ध्यान आपको रखना है कि आप अविवेकपूर्ण तरीके से किसी को दंडित ना करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा सिद्धांत, जिसे कहते हैं आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड का सीधा सा मतलब है कि एक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए, राइट। आदेश की एकता का मतलब है कि आदेश जो है वो एक ही जगह से है। एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों से आदेश देने पर वो भ्रम में पड़ सकता है, राइट। एक ही व्यक्ति को अगर 10 लोग आदेश दें, राइट, एक व्यक्ति एक अधिकारी एक व्यक्ति से कहे
कि आप ए काम को करने के लिए जाओ, दूसरा अधिकारी उसी समय पर बी काम करने के लिए बोल दे, सी काम करने के लिए बोल दे, तो जिस व्यक्ति को ये डिफरेंट कमांड्स मिल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हैंग हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को 10 कमांड एक साथ दे देंगे, तो कंप्यूटर क्या होगा, हैंग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक कर्मचारी को कई अधिकारी एक साथ कमांड देंगे तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? और वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा, राइट? और इसके साथ क्या होगा कि आदेश देने वाले अधिक होने पर अनुशासन भंग होता है तथा कर्मचारियों में काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। देखिए, जो आदेश देने वाले व्यक्ति अगर अधिक होंगे तो अनुशासन भंग होगा, निश्चित तौर पर होगा। आपसे जो ऊपर का अधिकारी है वो आपको आदेश देगा, राइट? उसको आदेश उसके ऊपर का अधिकारी देगा। अगर ये अनुशासन भंग हो जाए और कोई किसी को भी आदेश देगा, तो जो व्यवस्था है आंतरिक वो अपने आप में गड़बड़ा जाएगी और कर्मचारी ये कह सकते हैं कि हमको क्लियर कट पता ही नहीं है कि एग्ज़ैक्टली हमको करना क्या है, तो वो उनके अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी, राइट? अब हम अगले सिद्धांत को देखते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसे निर्देश की एकता कहते हैं। जब हम लोग निर्देश की एकता पे बात करेंगे, उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी तक हमने कितने सिद्धांतों की चर्चा की है। जो 4 सिद्धांत मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनको अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट? इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी रहेंगे। तो जो भी सिद्धांत मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राइट? 5th जो है, जिसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि निर्देश की एकता। इसको समझिए। फ्योल कहते हैं कि एक ही प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक ही निर्देश तथा एक ही योजना होनी चाहिए। देखिए, आपको एक काम करना है, किसी काम की प्रकृति है जो एक ही तरीके का काम है, उसके लिए एक ही निर्देश होना चाहिए, ठीक है? और एक ही योजना होनी चाहिए। अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग निर्देश हो सकते हैं, अलग-अलग योजना हो सकती है, लेकिन एक ही काम को करने के लिए अलग-अलग निर्देश और योजना की ज़रूरत नहीं है। निर्देश की एकता से क्या आशय है हेनरी फ्योल का? वो कहते हैं सामान्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक निर्देश होना चाहिए, राइट? कर्मचारियों का एक समूह, राइट? आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं अभी एक और वीडियो अपलोड करूँगी आपके लिए। वो कहते हैं कि किसी भी संगठन के अंदर 6 तरीके की गतिविधियाँ चलती हैं और ये जो 6 गतिविधियाँ हैं, ये 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं वो, राइट? और वो कहते हैं कि हर ग्रुप जो है वो एक स्पेशल काम करता है, तो हर समूह को एक ही निर्देश होना चाहिए। अगर कोई समूह जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देख रहा है, तो उसको अलग निर्देश होना चाहिए, उसका अपना निर्देश होना चाहिए। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देख रहा है, उसका अलग निर्देश होना चाहिए। जो सिक्योरिटी एक्टिविटी को देख रहा है, उसको अलग निर्देश मिलना चाहिए। लेकिन जो समूह एक जैसा काम कर रहा है, उसको एक ही तरीके का निर्देश मिलना चाहिए, राइट? फ्योल कहते हैं कि संगठन के कार्यकुशल पूर्वक संचालन के लिए निर्देश की एकता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कर्मचारी कार्यकुशल तरीके से काम कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि काम को पहले तो डिवाइड कर दिया जाता है 6 ग्रुप्स में। हर ग्रुप जो होता है वो एक स्पेसिफिक काम करता है और उसके लिए उसको एक जैसे आदेश मिलते हैं, डायरेक्शंस मिलते हैं, राइट? अब आप देखेंगे कि जो अगला सिद्धांत है वो क्या है, 6th सिद्धांत। 6th जो थ्योरी है वो क्या है? वो कहते हैं कि सामान्य हितों के सामने व्यक्तिगत हितों को गौण समझना चाहिए, यानी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, राइट? देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी भी संगठन के अंदर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत हित की तुलना में जो सामूहिक हित है, उसको अधिक महत्व दिया जाता है, राइट? किसी भी संस्थान में व्यक्तिगत हित और सामान्य हित में संघर्ष
नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत हित और सामान्य हित आपस में टकराते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है, व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए, जो सामूहिक हित हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए, राइट। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत हित, देखिए जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करने जाएंगे तो आपके कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होंगे, राइट, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के भी अपने इंटरेस्ट होंगे, राइट। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसे आप ऑल ऑफ सडन भूल जाएं, राइट, या सामान्य जो सामूहिक हित हैं आप उनको मानने से इनकार कर दें। तो क्योंकि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना सिर्फ काम करना है बल्कि आपको रिजल्ट्स भी लेकर आना है। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका काम क्या है कि व्यक्तिगत हित और सामूहिक हितों के बीच में समन्वय को पैदा करें, हार्मनी को पैदा करें, राइट। ना व्यक्तिगत हित सामूहिक हित को ओवर पावर करे, ना सामूहिक हित व्यक्तिगत हित को ओवर पावर करे, राइट। लेकिन अगर फिर भी व्यक्तिगत हित और सामान्य हित में कहीं टकराव हो जाता है तो सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, राइट। वो कहते हैं कि एक अच्छा प्रबंधक या सर्वोच्च प्रबंधक जो है उसका यही दायित्व होता है कि व्यक्तिगत हितों को त्यागने के लिए वो सामान्य कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित कर सके, सामान्य कर्मचारियों को इस बात के लिए या सभी कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि वो व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामूहिक हितों को अधिक महत्व प्रदान करें, राइट। तो ये था 6 जो सिद्धांत है वो। 7वां सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा, पारिश्रमिक। हम पॉइंट्स डिस्कस करें उससे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अगर कोई काम करते हैं 100% डेडिकेशन से काम करते हैं, लेकिन उसके बदले आपको उसका उचित पारिश्रमिक या जो आपने काम किया है उसके एवज में अगर आपको उचित मूल्य नहीं मिलता है तो आपके अंदर 2 चीज़ें होंगी। पहली बात, आपके भीतर असंतोष जन्म ले सकता है। दूसरी चीज़, आपके भीतर क्या हो सकती है, आप डीमोटिवेटेड हो सकते हैं, आप उस काम को करने के प्रति आपकी इच्छा जो है वो ख़त्म हो सकती है। वो कहते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों सेवाओं के बदले दिए जाने वाले भुगतान को हम पारिश्रमिक कहते हैं, राइट। हम एक संगठन के अंदर, राइट, जो सेवाएं प्रदान करते हैं, राइट, उसके बदले में हमको पारिश्रमिक मिलता है जिसे आप सैलरी भी कह सकते हो, राइट। वो कहते हैं जो कर्मचारी हैं उनको दिया गया पारिश्रमिक, राइट, वो भुगतान का तरीका उचित और न्यायपूर्ण होना चाहिए। आप किसी भी एम्प्लॉय को, पहली बात तो आपको उचित पारिश्रमिक देना चाहिए जो कि न्यायपूर्ण हो। ऐसा ना हो आप काम ज़्यादा कराएं और पैसा कम दें। दूसरी चीज़, जो भुगतान का तरीका है, आप किसी को जो सैलरी दे रहे हो या पारिश्रमिक दे रहे हो उसका तरीका भी ठीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2-2 महीने 3-3 महीने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना दें या बहुत कम सैलरी दें, राइट। तो आपको एक तो उचित भुगतान देना है और सही तरीके से देना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे तो कर्मचारियों के भीतर क्या हो सकता है, असंतोष की भावना जन्म ले सकती है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहती है उसकी उत्पादकता में कमी आ सकती है, उसकी गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक जो 7 सिद्धांत हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर कहीं पर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको कौन सा सिद्धांत सही से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और उसको मैं कमेंट बॉक्स में भी रिस्पॉन्स कर दूंगी और आप लोग एक बार उसको रिवाइज करके पीछे जाके भी देख सकते हो। 8वां सिद्धांत जो है वो है केंद्रीकरण का सिद्धांत, राइट, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो केंद्रीकरण का क्या मतलब है, फ्योल का मानना है कि सभी किसी संस्थान में प्राधिकारों का केंद्रीकरण इस सीमा तक होना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो
वहाँ तक विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार और दायित्व में संतुलन बना रहे। देखिए, जो केंद्रीकरण वाली जो थीम है, राइट, ये किससे जुड़ी हुई है? अधिकार, प्राधिकार और दायित्व से जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि जो विभिन्न स्तर हैं, राइट, वहाँ पर अधिकार और दायित्व के बीच में संतुलन बना रहे, हमें इतना ही केंद्रीकरण करना है, राइट। केंद्रीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी कर दी, यानी कि सारी पावर जो है हमने मैनेजमेंट को दे दी और हमने कर्मचारियों को बिल्कुल महत्वहीन कर दिया, राइट। तो जो प्रशासन के विभिन्न स्तर हैं, वहाँ पर अधिकार और जो दायित्व हैं उनके बीच में संतुलन बना रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अधिकार ज़्यादा दे दिए गए और उतना दायित्वों का निर्वाह नहीं किया गया, या ज़िम्मेदारियाँ अधिक दे दी गई लेकिन उतनी अथॉरिटी नहीं दी गई, राइट। यहाँ पर वो आगे कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि केंद्रीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि संस्था की प्रकृति कैसी है और अधीनस्थों की कार्यकुशलता का स्तर क्या है। देखिए, अगर जो एम्प्लॉइज़ हैं, नीचे काम करने वाले, अगर वो हाईली एफिशिएंट है, राइट, तो जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप अनुशासित हैं, आप नियमित हैं, आप ये जानते हैं कि आपको लाइफ में क्या हासिल करना है, आपने अपने गोल्स बना रखे हैं, आप उसके ऊपर काम करते हैं रेगुलरली, तो जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको बार-बार आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपनी अथॉरिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। वहीं पर अगर आप कार्यकुशल नहीं हैं, एम्प्लॉइज़ कार्यकुशल नहीं हैं, तो वहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है, उसको ज़्यादा शक्ति बरतनी पड़ती है। कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्येक प्रबंधक है उसको प्रबंधन के 6 कार्य करने पड़ते हैं। उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना पड़ता है, डायरेक्शन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है, राइट? और अपने पास इन सभी चीज़ों से संबंधित अधिकारों को उसे अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। तो सेंट्रलाइज़ेशन जो है, पावर जो है, वो प्रबंधन के पास कितनी रहेगी, ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि एम्प्लॉइज़ कितने स्किल्ड हैं या नहीं हैं, राइट? अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 9वां सिद्धांत है, वो क्या है? प्राधिकारी संपर्क श्रृंखला, जिसको स्केलर चेन भी कहते हैं। वो कहते हैं किसी भी उपक्रम में अधिकारी और अधीनस्थ में अधिकारों, कर्तव्यों एवं जवाबदेहों की एक श्रृंखला होनी चाहिए और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, राइट? यह पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक सीधी रेखा में संगठित होने चाहिए, राइट? ए एम्प्लॉय है, वो बी को आंसर करेगा, बी के ऊपर एक अथॉरिटी होगी, वो अपनी अथॉरिटी को करेगी, राइट? और इनके बीच में क्या होगा? एक कम्युनिकेशन चैनल होगा, राइट? और ये एक श्रृंखला में होना चाहिए, राइट? कोई भी पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर अपने निकटतम उच्च अधिकारी को सूचित कर इस संपर्क श्रृंखला को का उल्लंघन करके किसी अन्य पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होना चाहिए। देखिए, इसको मैं एक उदाहरण से समझा देती हूँ, ठीक है? आपके घर में लाइट नहीं आई, राइट? दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप सीधे डीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, राइट? आपको क्या करना होगा? जो सबसे नीचे का अधिकारी है, आपको पहले उससे संपर्क करना पड़ेगा और इसके बाद वो ऊपर के अधिकारी से संपर्क करेगा। एक संगठन के अंदर, राइट, जो निचले स्तर का एम्प्लॉय है वो अपने से ऊपर इमीडिएट बॉस को रिस्पॉन्ड करेगा या उससे कनेक्ट करेगा, जो भी उसको निर्देश लेना होगा या उसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसी तरीके से एक पूरी श्रृंखला बनी होती है, राइट? हेनरी फ्योल कहते हैं कि बहुत ज़रूरी हो अगर, तभी ऐसा करना चाहिए कि
जो निकटतम उच्च अधिकारी है उसको आप ओवरकम करके हायर अथॉरिटी के पास चले जाएं। अदरवाइज आपको जो अधिकारियों की श्रृंखला या पद सोपान बना हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला सिद्धांत है उनका व्यवस्था, यानी कि 10वां सिद्धांत है व्यवस्था यानी कि ऑर्डर। इस सिद्धांत के अनुसार वो कहते हैं ऑर्डर और व्यवस्था जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो व्यक्तियों की व्यवस्था हो या वस्तुओं की व्यवस्था हो। वो कहते हैं हर वस्तु और व्यक्ति को अपने निश्चित और निर्धारित स्थान पर होना चाहिए, ताकि जब उसकी ज़रूरत पड़े तब हम उसको यूज़ कर सकें। सपोज़ जैसे आपका घर होता है तो उसमें हर चीज़ की एक अपनी निश्चित जगह होती है, राइट? आप किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं और उसको वापस उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ से आपने उठाया था, तो नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट? लेकिन अगर आप एक सामान को उठाते हैं और उसको कहीं भी फेंक देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत होगा उसको ढूँढने में। उसी तरीके से एक संगठन के अंदर हर व्यक्ति का एक निश्चित स्थान होता है और उसको उस स्थान पर रहना चाहिए, राइट? क्योंकि जब भी कोई काम हो रहा है, वो एक प्रोसेस से होके गुज़र रहा है और पता चला कि उस प्रोसेस से गुज़रते हुए वो व्यक्ति अपनी सीट पर ही नहीं है, राइट? तो क्या होगा? इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये निकल कर आएगा कि वो काम जो है वो डिले हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को और वस्तु को अपने निश्चित जगह पर होना चाहिए, व्यवस्था तभी कायम हो सकती है। फ्योल का ये सिद्धांत क्या बताता है कि कार्य में उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोग होने के बाद वस्तु को निर्धारित स्थान पर रख देना चाहिए, ताकि अगली बार कार्य होने पर वस्तु की उपयोगिता महसूस होने पर वस्तु आसानी से उपलब्ध हो सके, उसे खोजने में अनावश्यक समय खर्च ना हो। इसी तरीके से वो क्या कहते हैं, इस प्रकार एक व्यक्ति को अपने निर्धारित स्थान पर रहना चाहिए ताकि समय पड़ने पर उसको बिना समय गवाए वो उपलब्ध हो सके। कहते हैं प्रबंधन का आधारभूत सिद्धांत वस्तु और व्यक्ति दोनों की उचित व्यवस्था करना है, राइट? ये ऐसा ना हो कि व्यक्ति वस्तुएं तो अपनी जगह हैं एक संगठन के अंदर, लेकिन कर्मचारी ही अपनी जगह पर नहीं है, राइट? ताकि और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? वस्तुओं और व्यक्तियों का उचित जगह पे होना क्यों ज़रूरी है? ताकि न्यूनतम प्रयासों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, राइट? सामान अपनी जगह, व्यक्ति अपनी जगह, राइट? क्या होगा? निर्धारित लक्ष्य जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाएँगे। यहाँ पर लक्षण लिख गया है, ध्यान से, गलती से आप इसे लक्ष्य पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त विशेष स्थान पर कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, राइट? किसी व्यक्ति को कहीं पर अपॉइंट किया गया है, उसका वो काम है, अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है, राइट? तो ये है व्यवस्था का सिद्धांत। एक प्रबंध के अंदर, एक मैनेजमेंट यूनिट के अंदर या किसी संगठन में जहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है, व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं समानता का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं एक संगठन के अंदर सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, राइट? कहते हैं कि समानता अगर होगी तो समानता कर्मचारियों के अंदर कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना को जन्म देती है, राइट? और अगर कर्मचारियों के मन में अपने काम को लेकर निष्ठा होगी, समर्पण की भावना होगी, तो इससे उनकी कार्य क्षमता में जो है वो वृद्धि होगी। कहते हैं कि जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसको न्यायपूर्ण और दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि व्यवहार से कर्मचारियों के अंदर जब मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों के प्रति सहृदयतापूर्ण व्यवहार करेगा तो कर्मचारी अपने आप संगठन के प्रति वफादार हो जाएंगे, राइट? तो कहते हैं कि प्रबंधकों के द्वारा किया गया समतापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों की निष्ठा भावना को जागृत करता है, फिर वो समर्पित होकर काम करते हैं, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और संगठन जिन लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है उन लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेता है, राइट?
इसके बाद वो कहते हैं कि कर्मचारियों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। क्यों? वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि कोई भी संगठन है, उसका जो कार्मिक दल है, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पूँजी होते हैं, कैपिटल होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को बिना एम्प्लॉइज़ के नहीं चला सकते, राइट? अगर कर्मचारियों का जो कार्यकाल होगा वो निश्चित होगा, फिक्स्ड होगा, तो कर्मचारी सेवा सुरक्षा के भय से मुक्त रहकर काम करेंगे, राइट? वहीं पर अगर कार्यकाल के निश्चित होने पर कर्मचारियों में सेवा भावना भी बढ़ जाती है, संगठन के द्वारा दिए गए वो दायित्वों का अच्छे तरीके से निर्वाह भी करते हैं और उनमें कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, राइट? और उसके विपरीत अगर कर्मचारियों का कार्यकाल स्थिर ना हो, राइट? तो क्या होगा? फ्योल क्या मानते हैं? अनावश्यक रूप से कर्मचारियों को काम से निकालना भयावह या भयानक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सबसे पहली बात तो अगर कर्मचारियों का कार्यकाल स्थिर नहीं होगा, तो वो लगातार उनके अंदर असुरक्षा की भावना बनी रहेगी और वो कभी भी संगठन के प्रति लॉयल जो है, वो नहीं हो पाएँगे। दूसरी बात जो है, अगर आपने किसी एम्प्लॉइज़ को आप लोग अचानक से निकाल देता है कोई भी संगठन, तो उस एम्प्लॉयी जिसको निकाला गया, वो तो इनसिक्योरिटी उसके साथ तो बुरा होता है, होता ही है। जो संगठन में काम करने वाले बाकी कर्मचारी हैं, उनके मन के अंदर भी ये भाव आ जाता है कि प्रबंधन उनके साथ भी ऐसा कर सकता है। इसलिए कभी भी कर्मचारी जो है, वो संगठन के प्रति लॉयल नहीं हो पाते। इसीलिए फ़्योल कहते हैं कि कर्मचारियों का जो कार्यकाल है, वो निश्चित होना चाहिए, राइट? इसके बाद अगला सिद्धांत है मैनेजमेंट का, फ़्योल के अनुसार वो है पहल। देखिए, ऐसा ना हो, फ़्योल ये कहते हैं कि मैनेजमेंट ही हर डिसीज़न ले। वो कहते हैं कि अगर कर्मचारी कोई अच्छी योजना लेकर आता है, राइट? और उस योजना को कार्यरूप में कैसे लागू करना है, इसका भी वो सुझाव देता है। तो प्रबंधन को उसको सुनना चाहिए और उसको मान्यता देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर डिसीज़न जो है, हर पॉलिसी जो है, वो प्रबंधन या मैनेजमेंट ही डिसाइड करे। एम्प्लॉइज़ को भी ये राइट देना चाहिए कि वो उसको इनिशिएटिव कर सकें, किसी योजना को लाने का और उसको पूरा करने का। जो प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? कि व्यक्तियों को उसे स्तर तक विकास कर दिया जाए, कि व्यक्तियों का उस स्तर तक विकास कर दिया जाए कि वो अपने कार्यों को भली-भाँति समझने लगें और उन्हें करने के लिए तत्पर हों, ताकि मैनेजमेंट को बार-बार डंडा ना हाँकना पड़े उनके पीछे, राइट? लास्ट पॉइंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि व्यक्ति में स्वयं कुछ करने की भावना का विकास होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, एक तो ये है कि कोई आपको डंडा लेकर ये बार-बार याद दिलाए कि आपको सुबह उठ के दौड़ लगाने जाना है, या आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, राइट? दूसरा ये है कि आपके अंदर खुद ये भावना अगर पैदा हो जाए कि मुझे खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है और मैं वो ज़रूर करूँगा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, राइट? इससे क्या होगा? निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। एक होता है इनर मोटिवेशन, एक होता है आउटर मोटिवेशन, राइट? अगर आपके अंदर किसी काम को करने के लिए इनर मोटिवेशन है, तो आप बहुत आसानी से उस काम को कर ले जाएँगे। लेकिन आपके अंदर इच्छा ही नहीं है उस काम को करने की और बाहर से आपको मार-मार के वो काम कराया जाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहल बहुत ज़रूरी है संगठन में। इसके बाद आखिरी सिद्धांत जो है हेनरी फ्योल का, वो कहते हैं सहयोग की भावना संगठन में होनी चाहिए, सेंस ऑफ यूनियन होना चाहिए, राइट? कहते हैं संगठन की शक्ति जो है, वो सहयोग की भावना में प्रदर्शित होती है, राइट? कोई भी लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सहयोग का होना बहुत ज़रूरी है। जो विभिन्न समूह हैं, राइट? एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर विभिन्न समूह होते हैं,
राइट? इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको डालूँगी। हेनरी फ्योल ने संगठन के कुछ समूह, 6 समूह जो हैं वो उन्होंने बताए। तो कहते हैं संगठन के जो विभिन्न समूह हैं और उस समूह के सदस्य हैं, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए, वरना आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे। और ये सिद्धांत जो है वो इस बात पर बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी हों और आपसी मतभेद भुलाकर सदैव सहयोग की भावना से काम करें। तभी संस्था जो है वो अपने लक्ष्य को जो है वो पूर्ण रूप से हासिल कर सकती है। तो हेनरी फ्योल ने ये 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत है उसके कुछ प्रभाव जो हैं वो आपको नज़र आएँगे, राइट? हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत दिए मैनेजमेंट के, उससे संगठन की जो दक्षता है, ऑर्गेनाइज़ेशन की जो स्किल है, राइट? उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, परफ़ॉर्मेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, राइट? इसके अलावा इन सिद्धांतों ने संगठन में मजबूत कार्यप्रणाली स्थापित करने में मदद की, राइट? उन्होंने संगठन के पदानुक्रम को बनाए रखते हुए कर्मचारी और नियोक्ता के बीच अनुशासन कायम किया, राइट? जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बीच में रिश्ते का पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो हेनरी फ्योल के सिद्धांतों से आपको देखने को मिलता है, राइट? फ्योल कहते हैं कि सिद्धांत जो हैं वो संगठन के प्रशासन के लिए प्रवर्तन के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासन के प्रबंधन के लिए कठोर सिद्धांत नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या है? हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्रबंधन के जो भी सिद्धांत हैं, उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उनको ह्यूमन ग्राउंड को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। मैनेजमेंट के सिद्धांत को फ्लेक्सिबल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समय-समय पर अलग-अलग तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं, वहाँ पर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करना पड़ता है। अगर कोई प्रशासन सिर्फ़ एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा, तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो जो प्रशासन था, राइट? हेनरी फ्योल ने जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किए, इससे उसको एक एक मजबूत ढाँचा मिला, एक मजबूत कार्ययोजना मिली कि किस तरीके से एक संगठन को प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। तो ये हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत थे और आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत पीसफुली, बहुत पेशेंसली आपने सुना। इसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कौन-सा सिद्धांत है जो आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला जो लेक्चर है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।